हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। और आज के लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आज का फिजिक्स का पेपर हुआ है, फिजिक्स का क्लास 12th का। तो काफ़ी बच्चों का कहना है कि पेपर इजी था, काफ़ी बच्चों का कहना है कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ था। हर एक बच्चे के अपने अपने व्यूज़ थे। तो ये भी एक सेट है, जिस सेट के अकॉर्डिंग ये सेट नंबर 3 है, जिसको मैं आपके साथ कुछ एमसीक्यू है स्टार्टिंग के, जो बच्चों को डिफिकल्ट लगे तो उनको हम थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं कि सो दैट कि इनका आंसर क्या बन सकता है और बच्चों की क्या एक्सपेक्टेशन है कि ये आंसर सही होगा या नहीं होगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्टिंग के इस वाले लेक्चर में मैं स्टार्टिंग के 12 न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस करूंगा। 12 एमसीक्यू सेक्शन ए से, जो स्टार्टिंग के 12 एमसीक्यू हैं वो डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो वन बाय वन देखते हैं कि आपने क्या किया है आज के इस फिजिक्स एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। कहता है एक हीटर है, अ हीटर कॉइल रेटेड एज पीवी, पी रिप्रेजेंट पावर, वी रिप्रेजेंट उसकी वोल्टेज, इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। एक हीटर कॉइल मान लेते हैं इस तरीके से, जिसको उसने कट कर दिया है दो इक्वल पार्ट्स में। वन ऑफ द पार्ट इज देन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वी वोल्ट, ठीक है। द पावर कंज्यूम्ड बाय इट विल बी, तो आपको पावर निकालना था इस वाले क्वेश्चन के अंदर। तो देखते हैं कि अपने अकॉर्डिंग क्या होता है। तो पावर निकालेंगे तो हीट तो जनरेट होगी। तो हीट जो होता है हमें पता है, हीट जो होता है वो वी स्क्वायर बाय आर हो सकता है ना। आप सभी को पता है कि हीट इतनी होती है। तो आर जो होता है वो रो एल बाय ए होता है। आई होप कि आपने भी इसी तरीके से दिमाग लगाया होगा। अब इन्होंने बोला है कि इसको कट कर दिया गया है दो भागों में। तो अगर इनिशियल लेंथ अगर आपकी L1 आपकी L है और उसका एरिया A1 A है, तो कट करने के बाद लेंथ जो हो गई है L2 वो L/2 हो गई है। तो एरिया में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेंथ कट हुई है, एरिया कट नहीं हुआ, एरिया कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अगर आपने ये इस तरीके से करा है तो आपको इतनी नॉलेज भी है, एच जो है वो वी स्क्वायर बाय आर हमने लिखा हुआ है और पावर भी वी स्क्वायर बाय आर की बराबर ही होती है। तो अगर एरिया A2 इतना हो गया, इनिशियल लेंथ L1 थी, एरिया A1 था, तो आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर R1 जो है रो L1/A1 हो जाएगा, जो किसके बराबर आएगा, रो L/A के। अगर आपने यहाँ पर R2 अगर फाइंड आउट करोगे तो रो रजिस्टिविटी तो कांस्टेंट रहेगी, L2/A2 लिखा गया, ठीक है ना। तो रो L2 जो रहेगा हमारा L/2 बन जाएगा और एरिया जो है A ही रहेगा, तो विच इज इक्वल टू R/2। तो R2 जो हो जाएगा दैट इज R1/2 हो जाएगा, है ना। सॉरी, यहाँ पर R1/2 आएगा, तो R1/2 हो जाएगा। तो अब हम इस पे पुट करते हैं इनिशियली हीट जो है, अगर यहाँ पे पावर लिखते हैं हम, पावर दैट इज V²/R1, ठीक है। तो ये P1 है, तो जो P2 हो जाएगा V²/R2 हो जाएगा। तो P2/P1 विच इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2:1। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये R/2 करके इतना बनेगा। तो P2 जो आएगा वो 2 टाइम्स P1 आ रहा है, जो मेरा ऑप्शन नंबर डी बनता है। आई होप कि आपका भी पहला आंसर डी ही होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 को करने के लिए ये सबसे आसान इजी क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ये चैप्टर नंबर 4 से आया है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने देखा है कि टू इंसुलेटेड कंसेंट्रिक कॉइल्स है। कंसेंट्रिक कॉइल्स का आपको पता है कि यहाँ पर बी जो होता है वो μ0I/2R होता है, ठीक है ना। अब दोनों इस तरीके से राइट एंगल पर बनी हुई है। ये इस क्वेश्चन को देख के ही आपको आइडिया लग गया होगा किस तरीके से है। तो अगर आप B1 निकालना चाहते हैं तो μ0I/2R हो जाएगा, और B2 जो हो जाएगा √3 टाइम्स μ0I/2R हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास B2 जो बनता है √3 टाइम्स P1 बनता है, ठीक है। ये मेरे पास B2 की वैल्यू आ गई। अब दोनों कॉइल कितने पर है, राइट एंगल पर है, तो इस तरीके से इसका रिजल्टेंट जो है यहाँ पर बनता है दैट इज बी नेट। तो बी नेट जो बनेगा वो अंडर द रूट ऑफ B1 का स्क्वायर प्लस ऑफ B2 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हम B1 का स्क्वायर प्लस √3 टाइम्स B1 का स्क्वायर होल स्क्वायर कर देंगे इसका, है ना। तो ये 4 टाइम्स B1 का स्क्वायर बन जाएगा रूट में, यू विल गेट 2 टाइम्स ऑफ B1, 2 टाइम्स ऑफ μ0I/2R हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट इतना।
तो इसका ऑप्शन नंबर टू, सॉरी क्वेश्चन नंबर टू का ऑप्शन नंबर ए जो है वो म्यू नॉट आई बाय आर आ रहा है। आई होप कि आपका भी सेम आंसर आया होगा। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री। ये तो थ्योरी क्वेश्चन में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज इट्स मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी एज जाई, दिस इज जाई नॉट एक्स, इन द रेंज, ये ऐसे। तो आपको पता है जो ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव हो और स्मॉल हो, ये किन मैग्नेट्स के लिए होती है? ना डाई होता है ना फेरो होगा, तो ये होगा पैरामैग्नेट्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो पैरामैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव और स्मॉल बनता है, तो इसमें ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। तो आई होप कि आपने भी ए ऑप्शन ही किया होगा। इसके बाद आता है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर फोर, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम। इस क्वेश्चन तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपको कन्वर्जन आती है गैल्वेनोमीटर को अगर आप एम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम दे रखा है। दिस इज 100 ओम। ठीक है। जब भी फुल स्केल डिफ्लेक्शन लिखा होगा तो दैट मीन्स वो आई जी गिवन है, दैट इज 1 मिली एम्पियर। यू कैन से 1 × 10⁻³ एम्पियर, और यू कैन से 0.001 एम्पियर। दिस इज योर आई जी गिवन। इट इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज इतना, 0 से लेकर 1 एम्पियर। तो इसका मतलब हमें फुल करंट जो दे रखी है दैट इज आई, वो 1 एम्पियर है। हमें शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो शंट रेजिस्टेंस के लिए सभी बच्चों को पता है कि आई जी जी, जी इज द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, और आई माइनस आई जी इंटू एस हमने इस तरीके से सीखा था। तो आपको ये चीज निकालनी है। तो एस को एक साइड रखिए, आई जी जी अपॉन में आई माइनस आई जी बन जाएगा। ठीक है। तो आप इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं। 0.001 इंटू जी की वैल्यू आपकी हो जाएगी 100 अपॉन में 1 - ऑफ 0.001 हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से वैल्यू पुट कर देंगे तो इसका नियरली इक्वल टू 0.1 के अराउंड ये आ जाएगा। तो मेरा तो इस तरीके से आता है, क्या पता आपका थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा हो। तो ये आंसर ए ऑप्शन फोर्थ का सही माना जा सकता है। ठीक है। तो आई होप कि आपका भी इसी तरीके से आया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव करते हैं, द म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये सबसे आसान क्वेश्चन है इस पूरे, मुझे लग रहा है 12 जो हमारे पास एमसीक्यू है स्टार्टिंग के। तो इसमें हमें आई गिवन है। तो आपको पता है आई जो होता है आई नॉट साइन ऑफ 100 पाई टी, इस तरीके से दे रखा है, +(π/3). ठीक है। आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालनी है इस क्वेश्चन, सॉरी, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स इन अ गिवन ओरिएंटेशन इज 50। तो आपको एम दे रखा है 50 इंटू 10⁻³ हेनरी। इट इज इफ द करंट इन वन ऑफ द कॉइल्स चेंजेस इतना, तो ये करंट की वैल्यू इतनी है। ओके। द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ निकालनी है, दैट इज ई नॉट निकालना है, यू कैन से ई मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है ईएमएफ जो होता है -mdI/dt की बराबर होता है। तो इसका मतलब है मुझे इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना होगा। तो ईएमएफ जो है, हम यहाँ पर मॉड लगा देते हैं, हम मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं, दैट इज ई मैक्स। तो यू कैन राइट -m, अब माइनस का साइन तो जरूरत नहीं है क्योंकि मॉड लगा दिया है, m हो जाएगा। तो दिस इज आई नॉट, आई नॉट कॉन्स्टेंट है यहाँ पर क्योंकि हमारे पास ये मैक्सिमम है। अब साइन का डिफरेंशिएशन जो होता है वो कॉस होता है। अब 100 पाई टी प्लस π/3 का पहले लिख लेते हैं, 100 पाई लिख लेते हैं। ठीक है। और साइन का लिख देते हैं हम कॉस 100 पाई टी +(π/3). अगर मैं ज्यादा फास्ट चल रहा हूँ तो इसे रिक्वेस्ट है आप दोबारा पूछ सकते हैं। तो एम की जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ई मैक्स हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, दैट इज 50 इंटू 10⁻³ एम। अच्छा, ईएमएफ तो निकालना था ना, मैंने यहाँ पर दूसरी साइड लिख दिया। तो अब देखो, अब ये कह रहा है ई मैक्स तो आपको निकालना है ना। म्यूचुअल इंडक्टेंस की वन है, 50 इंटू 10⁻³ आई नॉट आपका 1 है, यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, इंटू 100 ऑफ पाई। ओके। अब इसको जब नीचे लिखेंगे 10⁻³ को यहाँ डिवाइड कर दो, 1, ये इससे कट के 2 जीरो इससे कट के, तो यू विल गेट 5 पाई।
तो 5 पाई इज द करेक्ट आंसर। आई होप फिफ्थ का आंसर आपका 5 पाई आ रहा होगा, तो बी ऑप्शन जो है वो बनता है। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो ये तो थ्योरी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैंने बोला था न्यूक्लियर फोर्सेस याद करके जाइएगा। शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं, चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, ये वाला कंटेंट मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर बनता है, द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू न्यूक्लियॉन्स इनसाइड अ न्यूक्लियस इज मिनिमम। मिनिमम बताना है, तो मिनिमम जो होती है 0.8 FM। आपको इस तरीके का ग्राफ भी याद होगा मेरे ख्याल से, तो आपको ये वाला ग्राफ याद होना चाहिए। 0.8 FM इसका आंसर आता है, तो ये आपने ऑप्शन ए बनता है इसका। ठीक है। तो इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, दैट इज, ये मैंने एस एल अरोड़ा का डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है। तो NE.NH विच इज इक्वल टू NI के स्क्वायर के बराबर होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का फॉर्मूला है। तो NI जो हो जाएगा वो रूट में NE/NH हो जाएगा। बस इतना सा खेल है। अब 1 पार्ट पर मिलियन जो होता है, यहाँ पर डोपिंग करा रखी है हमने एक सिलिकॉन के क्रिस्टल पर, जिसकी एटम्स कितने हैं, 5 × 10⁻28। तो कहता है कि इन 5 × 10⁻28 एटम्स के अंदर अगर मैं डोपिंग कराऊंगा, ठीक है ना, तो कितने बनते हैं, दैट इज 5 × 10⁻28 में मैंने जो डोपिंग कराई है 1 पार्ट पर मिलियन, दैट इज 10⁻6। तो यू विल गेट 5 × 10⁻22 इतना बन जाएगा एटम्स, विच इज इक्वल टू किसकी बराबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बराबर आ जाता है ये। नंबर ऑफ होल्स हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, दैट इज 4.5 × 10⁻9 पर मीटर क्यूब। अब NH की वैल्यू आ गई है, Ne की वैल्यू आ गई है, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। यू विल गेट समथिंग दैट इज Ni अंडर द रूट ऑफ Ne, which is 5 × 10⁻22 into 4.5 into 10⁻9, जो नियरली इक्वल टू 1.5 into 10⁻16 बनता है। तो आई होप कि आपका आंसर भी आंसर नंबर बी आ रहा होगा। अगर आपका ये आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज इतना, दैट इज E1, you have given E1, that is minus 13.6 electron volt. The kinetic energy and the potential energy of the electron in the first excited state will be। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट निकालना है, तो व्हाट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दैट इज एन की वैल्यू 2 पुट कर दो। तो En जो हो जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है। तो -13.6 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू आपने 2 कर दी, 2 का स्क्वायर 4 होता है। यू विल गेट कितना, दैट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो होता है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों कितनी आ गई, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जो टोटल एनर्जी है वो 3.4 है माइनस में। तो यू विल गेट प्लस में 3.4। तो मेरे पास स्टार्टिंग से ही मेरे पास ऑप्शन 3 मेरा पहले ही बन गया। अब जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, वो 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी होती है। ठीक है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, विच इज -6.8। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्लियर होता है। ठीक है। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। ये तो मेरे ख्याल से बच्चे बाएं हाथ से ही कर देंगे। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड टू प्यूरिफाई वाटर आर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑब्वियसली अल्ट्रा वायलेट रेज ही हैं, ये तो हमने क्लास के अंदर ही करा था। क्लास के अंदर हमने क्लास नंबर स्पेशली बोला था ये क्वेश्चन करके जाना, और बिल्कुल रियल में वही क्वेश्चन छप के आ गया। ठीक है ना। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा अलग है, मेरे ख्याल से ये बच्चों का हो जाना चाहिए। अगर आपने थोड़ा थोड़ा सही दिमाग लगाया तो मैं भी इसके अंदर थोड़ा सा गैस करके चल रहा हूँ कि इसका आंसर ये हो सकता है। अगर आपको इसका आंसर सही पता है तो आप भी कमेंट्स में कर सकते हैं इसका आंसर क्या है। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के। ठीक है ना, ये तो मेरे ख्याल से सही बच्चों को पता है। ये वी नॉट है, ये भी सबको पता है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑफ वर्क फंक्शन की बराबर है। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को एट स्टॉपिंग पोटेंशियल पे ई वी नॉट ले लेते हैं, जो ई माइनस ऑफ डब्ल्यू नॉट हो जाता है। आई होप ये वाला फॉर्मूला सभी को याद था।
फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि जिसकी ये काइनेटिक एनर्जी उसी की ज्यादा होगी जिसका फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी, बट यहाँ पर फॉर द सेम फ्रिक्वेंसी है। ठीक है ना। तो फिर फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन की सेम है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो है डी ही बनता है यहाँ पर आंसर। तो आई होप कि आपका भी डी ही ऑप्शन होगा। अगर मैं करेक्ट नहीं हूं तो मुझे प्लीज करेक्ट करिएगा। ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। मेरे एक दो बच्चों का कहना है कि क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ज्यादा टफ था, हमसे नहीं हुआ। तो देखते हैं कि आपसे क्यों नहीं हुआ। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो है आपको फॉर्मूला तो याद होगा ही। अब फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस लेंस ऑफ अ कंपाउंड। अब देखो उन्होंने गिवन कर दिया कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, तो यू नो दैट एम जो होता है वो एमओ इंटू एम ई होगा। आर 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, तो दैट मीन्स यू हैव गिवन दैट 1 सेंटीमीटर इज ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ दे रखी है, एंड एफ ई जो दे रखा है वो 2 सेंटीमीटर दे रखा है। इफ द ट्यूब लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, the magnification obtained by the microscope for the most suitable being of relaxed eye, relaxed eye, that means m जो हो जाएगा l by f नॉट इंटू डी बाय एफ ही हो जाएगा। ये आप सही बच्चों ने पढ़ रखा है। चलो वैल्यू पुट करते हैं। l की वैल्यू बेटा 10 दे रखी है, f ओ आपका 1 है, d की वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है, और f की वैल्यू 2 है। ठीक है ना। इस तरीके से कर रहा होगा, कर दोगे इसे। अगर आप ना इतना कर पा रहे हो ना तो दैट मीन्स कि ये आपके लिए सही है। देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। दैट इज 250 डिवाइडेड बाय 2, 125। 125 इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपका भी 125 आ रहा होगा। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 12, जो मेरा इस वाली वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं असर्शन रीजन डालूंगा, उसके नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन ए फिर सेक्शन बी। ठीक है। अब देखिए जरा, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज कैप्ट 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। मैंने बोला था डेरिवेशन याद करके जाना, जरूर कुछ ना कुछ इसके रिलेटेड पूछा जाएगा। तो यू जो दे रखा है -60 सेंटीमीटर है, बिकॉज कॉन्वेक्स है। यू में नेगेटिव, तो म्यू 2 दे रखा है आपको, दैट इज 1.5। ठीक है ना। एंड अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज कैप्ट 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस, एन की वैल्यू 1.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 है। ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड इज, तो यू नो दैट म्यू टू बाय वी होता है माइनस म्यू वन बाय यू होता है, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर होता है। इसमें वैल्यूज पुट करनी थी। म्यू वन रेयर मीडियम है, दैट इज 1। म्यू टू जो है वो डेंसर मीडियम है, दैट इज 1.5। तो यहाँ पर आपने 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू, सॉरी, यहाँ पर आप म्यू टू पुट करेंगे, यहाँ पर म्यू वन पुट करेंगे, और यहाँ पे म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय आर पुट करेंगे। तो म्यू टू आपको पता है कितना है हमारे पास, 1.5 डिवाइडेड बाय वी चाहिए आपको। यहाँ पर 1/-60 हो जाएगा, है ना। और ये 0.5 डिवाइडेड बाय 40 हो जाएगा। आई होप ऐसा होगा। तो आपको सॉल्व करने पे जो v की वैल्यू आ रही है, मेरी जो आ रही है वो 360 आ रही है माइनस में, है ना। इतने सेंटीमीटर के अराउंड आ रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर माइनस आ रहा है तो वर्चुअल एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.6 मीटर फ्रॉम द सरफेस होना चाहिए। तो मेरे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, और इसका भी ऑप्शन डी है। आई होप कि इस लेक्चर में आपको ये जो क्वेश्चन है उससे थोड़ा बहुत रिलीफ मिला होगा, कि आपकी, आई होप कि सारे के सारे बच्चों के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सही हो। जिनके नहीं है तो उनसे रिक्वेस्ट है, अब अपने रिजल्ट का वेट करें, क्या पता आपका बाकी का पेपर सारा अच्छा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।